नमस्कार और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारत में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियों में से एक पर गहराई से विचार कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का पद। हमारे देश की न्यायपालिका ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव देखा है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत को जस्टिस बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी के रूप में 53वें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सिर्फ एक नियमित बदलाव नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र में कानून के शासन के लिए एक गहरा क्षण है। अगले 20 मिनट में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत कौन है, इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, इस भूमिका के लिए आने वाली अपार शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके कार्यकाल में कौन सी चुनौतियां और अवसर उनका इंतजार कर रही हैं। आइए उस व्यक्ति से मिलकर शुरुआत करें जो अब देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर विराजमान है। जस्टिस सूर्यकांत को अब आधिकारिक तौर पर 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को कार्यभार संभाला है। 1962 में हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत का सफर समर्पण और उत्थान का रहा है। उन्होंने हिसार की जिला अदालत में अपना अभ्यास शुरू किया और फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चले गए। उन्होंने हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया और फिर 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। अपने पूरे समय के दौरान वे अपने संतुलित फैसलों और संवैधानिक मूल्यों पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। उनसे फरवरी 2027 में उनकी सेवानिवृत्ति तक लगभग 15 महीने का कार्यकाल रहने की उम्मीद है। उनके फैसले अक्सर सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में उनका अनुभव उन्हें न्यायपालिका के लिए एक अत्यंत योग्य नेता बनाता है। सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया परंपरा द्वारा शासित होती है, जो संवैधानिक प्रावधानों मुख्य रूप से अनुच्छेद 124(2) और ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों द्वारा आकार लेती है, जिसने कोलेजियम प्रणाली की स्थापना की। नियुक्ति का आधार वरिष्ठता की परंपरा है। भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम सुझाते हैं। उन्हें इस पद को धारण करने के लिए योग्य माना जाता है। जस्टिस कांत का नाम निवर्तमान सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई द्वारा सुझाया गया था। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री यह सिफारिश प्राप्त करते हैं। मंत्री फिर इसे प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नियुक्त करने की प्राधिकारी हैं, जबकि राष्ट्रपति औपचारिक रूप से सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। न्यायपालिका स्वयं वरिष्ठता परंपरा और द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा पुष्टि की गई परामर्श की व्यवस्था के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, जो हमारे संविधान का एक मुख्य सिद्धांत है। सीजेआई की नियुक्ति अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विपरीत है, जिनका चयन पूर्ण कोलेजियम द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से निवर्तमान सीजेआई द्वारा वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश से संचालित होती है। सीजेआई केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वे संपूर्ण भारतीय न्यायपालिका के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी भी हैं। सीजेआई की शक्तियों को मोटे तौर पर दो मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, न्यायिक और प्रशासनिक। न्यायिक शक्तियां सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं। वे संवैधानिक पीठों के सदस्य होते हैं, जो संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य निभाते हैं। प्रशासनिक शक्तियां सीजेआई की शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। सीजेआई रोस्टर के मास्टर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास विभिन्न बेंचों को मामलों का आवंटन करने और मामलों की सुनवाई के लिए बेंचों का गठन करने की विशेष शक्ति है। यह शक्ति कानूनी परिदृश्य को गहराई से आकार देती है, क्योंकि एक बेंच की संरचना मामले के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। वो न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य प्रशासन और कामकाज की देखरेख करते हैं। वे कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। यह दोहरी भूमिका असाधारण कानूनी कौशल और उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता वाले न्यायाधीश की मांग करती है।
जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल हालांकि अपेक्षाकृत छोटा होगा, परंतु महत्वपूर्ण होगा। वह एक ऐसी न्यायिक प्रणाली विरासत में पा रहे हैं जो कई प्रमुख मुद्दों से जूझ रहे हैं। लंबित मामलों की समस्या न्यायालयों में सबसे बड़ी समस्या है। सर्वोच्च न्यायालय और पूरे भारत की अदालतें मामलों के भारी बैकलॉग का सामना कर रही हैं। सीजीआई की प्राथमिक प्रशासनिक चुनौतियों में से एक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और इन लंबित मामलों को कम करने के लिए सुधारों को लागू करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी एकीकरण की व्यवस्था करनी होगी। वर्चुअल सुनवाई और अदालत की प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण पर जोर देना होगा, जो महामारी के दौरान तेज हुआ था, जो जारी रखने के लिए एक मजबूत समर्थक की आवश्यकता है। संवैधानिक व्याख्या को और प्रभावी ढंग से लागू करना होगा और सभी नियमों का पालन करते हुए संवैधानिक व्याख्या करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। जस्टिस कांत उन बेंचों की अध्यक्षता करेंगे जो शक्तियों के पृथक्करण, मौलिक अधिकारों और केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन में संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय करेगी। प्रत्येक सीजीआई देश के न्याय शास्त्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। सीजीआई को किसी भी बाहरी प्रभाव से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की लगातार रक्षा करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि यह न्यायालय के लिए अंतिम गढ़ और संविधान का संरक्षक बना रहे। देश बेसब्री से देखेगा कि जस्टिस सूर्यकांत इन विशाल जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं और अगले 15 महीनों के लिए न्यायिक स्वर निर्धारित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अक्सर सेंटिनल ऑन द क्यू वाइफ, हमारे संविधान की अंतिम प्रहरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण घटना है जो वरिष्ठता के सिद्धांत और न्यायिक परंपरा की निरंतरता की पुष्टि करती है। हम उन्हें उनकी चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप इस नियुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं और आपके अनुसार नए सीजीआई को किन प्रमुख न्यायिक मुद्दों की प्राथमिकता देनी चाहिए? हमें नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को बजाना ना भूलें ताकि आप भारतीय राजनीति में हमारी अगली गहरी चर्चा को मिस ना करें। धन्यवाद।